हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो फिजिक्स क्रैकर के सोनू सर के साथ आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स में। आज हम लोग की चौथी क्लास होगी। थोड़ी सी छोटी छोटी क्लासें जा रही है ताकि आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था नल वेक्टर के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर पर बात कर रहे थे। और हम लोगों ने नल वेक्टर के बारे में पढ़ा कि नल वेक्टर क्या है और इसकी क्यों रिक्वायरमेंट, क्यों इसकी आवश्यकता हो, नीड क्यों रही। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने देखा बारीकी से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कहाँ से, यूनिट वेक्टर से। हम आज इसे बारीकी से समझेंगे। यूनिट वेक्टर एक स्पेशल केस कर सकते हो वेक्टर में, जिसके बगैर शायद वेक्टर को पढ़ा जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सिंपल से बात नहीं कर सकते हो। यह है क्या, अ वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड इज यूनिटी कर सकते हो। मैग्नीट्यूड इज क्या बोल सकते हो, यूनिटी बोल सकते हो। यूनिटी करने का मतलब क्या होगा, यहां से अगर यूनिटी वर्ड को बोलो तो यूनिटी का मतलब होता है वन से। कितना से होता है, वन से। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है या वन है, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड वन है, क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसका जो डायरेक्शन होता है ना, इसका मेन कार्य जो होता है फंक्शन, यानी फंक्शन जो मेन है, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, यानी डायरेक्शन को बताना। तो स्पेसिफाई द डायरेक्शन, स्पेसिफाई द क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। इसका मेन उद्देश्य है डायरेक्शन को बताना। अब देखो कैसे बताता है। अगर मान लो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं, तो ए वेक्टर लिखने का मतलब इसमें दो टर्म है। एक टर्म तो आपका मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, दिस इज द मैग्नीट्यूड, कॉन्ट्यूड मैग्नीट्यूड। और बोलो, आप देखना है ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज करता है। ये आप लिखते हो वेक्टर, तो वेक्टर में होता क्या है, दो पॉइंट्स होता है। मैंने ये बोला था लेंथ होता है, और ये लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर इसके आगे वाले वर्ड्स को देखो, ये एरो वाले साइड को, तो ये केवल इस प्रकार का साइन बनाता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या करता है, ये पॉइंट है जो बतलाता है पॉइंट टू डायरेक्ट डायरेक्शन, पॉइंट टू डायरेक्ट क्या चीज वाला, डायरेक्शन। ये किसको डायरेक्ट करता है, तो डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है। यानी मैं अगर यहीं पर लिखूं तो किसके डायरेक्शन है, अगर ए वेक्टर की बात कही जा रही है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन को, तो इसे कहा जाएगा डायरेक्शन। क्या कहा जाएगा, यानी इसमें दो टर्म है और यही जो डायरेक्शन बता रहा है ना, इसी को हम लोग नाम देते हैं कौन, वेक्टर, यूनिट। यानी यहां से तुम्हारे पास एक दिमाग में खुद ब खुद बातें आ रही होगी कि ए वेक्टर को लिखने का जो टर्म है वो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कौन कैप, ए कैप। यानी दैट मींस हम चाहें तो ए कैप को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर और बाई ए वेक्टर का क्या चीज, मोड। बात समझ आ रहा है। यानी ए कैप को लिखने का तरीका हो जाएगा ए वेक्टर और बाई ए वेक्टर का क्या चीज, मैग्नीट्यूड। डन है, पढ़ने की बात आ गई। ये स्पेशल फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला है किसके लिए, ओनली यूनिट वेक्टर के लिए, ओनली कौन वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए। बाकी सभी जगह पर आप नॉर्मल वेक्टर साइन का इस्तेमाल करेंगे, एरो साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो तो ए वेक्टर का क्या बराबर, ए वेक्टर का, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी को हम बोल रहे हैं कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, वन है। यानी मैग्नीट्यूड की अगर बात किया जाए इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होता है। और केवल डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन किसका दिखा रहा है, तो ए वेक्टर का। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स पूरे बारीकी से क्लियर हो चुका होगा। अब अगर बात करते हैं ए वेक्टर का, तो वो जब मैग्नीट्यूड वन है तो क्या इसका अपना यूनिट और डायमेंशन होता है। अब आप बोल सकते हो कि सर ना तो इसका अपना यूनिट होगा और ना ही इसका अपना डायमेंशन होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर को लिखते हो मीटर पर सेकंड में, यहाँ भी चला जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो इसके पास ना तो अपना कोई यूनिट होगा, यानी यूनिट लेस भी है, और साथ ही साथ आपको कौन लेस है? डायमेंशन लेस। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना, ये हमेशा और हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन करने डालता है कि वेक्टर का कौन सा पार्ट है जो यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। तो आप याद रखोगे कौन सा पार्ट? यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। कौन सा टाइप्स है जो यूनिट लेस है और कौन लेस है? डायमेंशन लेस है। तो आप जवाब क्या दोगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूनिट लेस, यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूनिट लेस होगा और क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। हम उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आ गई, तो यूनिट वेक्टर बारीकी से क्लियर हो। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेन की बात किया जाए, कौन सा प्लेन की बात किया जाए? रेक्टेंगुलर प्लेन की बात किया जाए, तो रेक्टेंगुलर प्लेन पर यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करते हैं तो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। इसको बारीकी से समझोगे एक्स वाई और जेड एक्सिस को हम लोग कैसे लिखते हैं, एकदम आराम से ईमानदारी पूर्वक समझना है। देखो मेरे पास ये 3 मार्कर हो गए, आराम से समझना है इसको। ये 3 मार्कर हो गए, इस 3 मार्कर को एकदम आप स्पेसिफाई करके देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो मैं मान लेता हूं कि दिस इज द एक्स एक्सिस, तो दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द कौन एक्सिस? जेड एक्सिस। ये तीनों का तीनों, इसको ऐसे समझो। आप लोग को थोड़ा दिखने में वीडियो में दिक्कत आ रहा होगा, तो इसको ऐसे समझो। देखो इन दोनों को क्या कहते हैं बेटा? दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एकदम बारीकी से अरेंज करो। एंड ये जो आपका रहा दिस इज द कौन एक्सिस है? जेड एक्सिस। ये तीनों का तीनों देखो एक दूसरे पर कितने डिग्री कोण बना रहा है? तो 90 डिग्री। ये इस पर 90, ये इस पर 90, ये इस पर 90, ठीक है। सब एक दूसरे पर कितने कोण बना रहा है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो 90 का जब कोण बना रहा है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आपको रहेगा सर रेक्टेंगुलर क्यों लिखे हैं? तो रेक्टेंगुलर लिखने के पीछे एक कारण है। आप रेक्टेंगुलर डिस्क कैसे बनाते हैं? देखो समझो, दिस इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर कहते हैं किसको? जो क्यूबॉइड या क्यूब शेप का होता है। अच्छा क्यूब शेप का होगा तब तो वो स्क्वायर कहलाएगा। क्यूबॉइड शेप का होगा, क्या होगा? क्यूबॉइड शेप का ज्यादा बेस्ट है। अब देखो यही एक्सिस को तुम ऊपर ड्रॉ करो तो दिस इज द वाई एक्सिस। बोलो समझ में आ रहा? इसको ड्रॉ करोगे आगे तो दिस इज द कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। और इसको आगे ड्रॉ करो तो दिस इज द कौन एक्सिस? जेड एक्सिस। हम उम्मीद करते हैं पूरे पार्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। बाई एक्स और कौन सा? जेड। देखो बाई के एलोंग मैंने बाई एक्सिस बना दिया, एक्स के एलोंग मैंने एक्स एक्सिस बना दिया और जेड के एलोंग मैंने जेड एक्सिस बना दिया। ये तीनों का तीनों अभी मैं दिखा चुका हूं डायग्राम के द्वारा। ये तीनों के तीनों कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पर। यहां से भी देख सकते हो। एक क्यूब ले लो और क्यूब लेने के बाद देखो उसका परफेक्ट कॉर्नर एक दूसरे पर कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। आप इसे अपने कमरे के कॉर्नर से समझ सकते हो। आपका जो रूम है जहां पे हो उसके कॉर्नर को देखो, तो नीचे का जो प्लेन है उसे मैं अगर एक्स एक्सिस मान लूं तो ऊपर का प्लेन जो आपका होगा वह वाई एक्सिस होगा। ऊपर का प्लेन क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। तो ऊपर के 2 प्लेन होते हैं, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। देखो इस प्रकार से ऊपर का प्लेन होता है, ये प्लेन होता है। कॉर्नर, कमरे का कॉर्नर ऐसा ही होता है। देखो ध्यान में, कमरे का कॉर्नर कुछ ऐसा ही होता है। तो देखो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस और इस पर ये प्लेन है नीचे धरती पर जो आपका हो रहा है कौन एक्सिस? जेड एक्सिस। दिख रहा है बारीकी से? तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेक्टेंगुलर प्लेन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कह देते हैं कभी-कभी। ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लो एक्स एक्सिस पर के वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स वेक्टर लिखोगे, वाई एक्सिस पर के वेक्टर को लिखना है तो वाई एक्सिस लिखोगे और जेड पर के वेक्टर को लिखना है तो कौन एक्सिस लिखोगे? जेड एक्सिस। अब इसके लिए एक मानी हुई टर्म है कि x को लिखना है तो x वेक्टर को हम लिख सकते हैं x वेक्टर का मोड और इनटू क्या चीज लिख सकते हैं? x का कैप। अभी जो आपने पढ़ा y वेक्टर को लिख सकते हो y वेक्टर का मोड और इनटू y का कैप। z को लिख सकते हो z वेक्टर का मोड और इनटू z का। अब इसी x कैप को हम लोग लिखने का एक नया एजम्पशन बना दिए, कौन कैप? i कैप। कौन कैप? i कैप। y को लिखने के लिए हमने एक एजम्पशन बनाया जिसे बोलते हैं कौन कैप? j कैप। और z को लिखने के लिए हमने एक एजम्पशन बनाया जिसे लिखते हैं कौन कैप? k कैप।
अब अगर यूनिट वेक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोई बोले, पूछे आपसे, तो आप सीधा सा जवाब दोगे जेड एक्सिस के एलोंग, एक्स एक्सिस के एलोंग और वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर जो लिखा जाएगा वह क्या लिखा जाएगा, आई कैप, जे कैप और कौन कैप। हम उम्मीद करते हैं पूरे बातें दिमाग में आई। एक्स के एलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के एलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के एलोंग के कैप। पॉइंट्स दिमाग में आ गया होगा। तो यूनिट वेक्टर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। यूनिट वेक्टर है क्या? तो यूनिट वेक्टर कोई नया वेक्टर नहीं है। किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग उसी के लिए एक नया नाम बना दिए और वही नाम आपका बदला गया कॉन्वेक्टर। बात समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक नया अलग से टाइप बना लिया वेक्टर का, उसी को हम लोग नाम दे दिए कॉन्वेक्टर यूनिट। हम उम्मीद करते हैं यहां तक सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई हो। आप लोग हो सकता है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर लें, या नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट बना। मैं बार-बार बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, ऐसे वीडियो को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए अब यहाँ के बाद आपको आता है कुछ स्पेशल टाइप और भी है जो कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स में चल सकते हैं। उन्हें आप कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स के रूप में जान सकते हो, या मोर देन वन वेक्टर। अगर एक से ज्यादा वेक्टर है तो उसके लिए इसका नाम आप बोल सकते हो। कौन कौन सा? तो देखो अब आगे जो आपके पास आता है वो वेक्टर है आपके पास पैरेलल वेक्टर। कौन वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर। समझिए ना, पैरेलल वेक्टर कब होता है, कैसे होता है, हम लोग एक एक वर्ड्स को देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कौन वेक्टर का, कौन वेक्टर का बात कर रहे हैं? पैरेलल वेक्टर। वर्ड से क्लियर हो रहा होगा पैरेलल का मतलब होता है। सपोज मान लो एक वेक्टर ये रहा, दूसरा कोई वेक्टर ये रहा। क्लास 10 में पढ़े थे दो लाइन अगर ऐसे होती है तो हम लोग कह देते थे कि ये लाइन क्या है, पैरेलल। बट यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये लाइन में केवल और केवल लेंथ होता है, और ये जब लेंथ की बात करते हैं लाइन सेगमेंट पर, लेंथ की बात करते हैं तो ये केवल और केवल किसको दिखाता है? मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप इसे कैसे लिख रहे हो। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल कर रही हैं। यहाँ पर टीचर्स ये भी क्लियरिफाई नहीं कर पाते थे कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल बता नहीं पाते, और जरूरत भी हम समझते हैं कि नहीं। लेकिन अब देखो अगर यहाँ पर इस रूप में लिखा जाता है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाता है? 180। लेकिन डायरेक्शन देखो तो इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर डायरेक्शन, डायरेक्शन का अपोजिट होगा। पैरेलल कहने का मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को अगर इस रूप में डालेंगे, अब बोलो थीटा का मान कितना नहीं होगा? 0 डिग्री होगा। बात समझ है? दोनों वेक्टर यानी ए वेक्टर और कौन वेक्टर? बी वेक्टर, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए, और सेम में कितने डिग्री पर? 0 डिग्री। डायरेक्शन सेम होने का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। तो ऐसे वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहा जाता है? पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि पॉइंट्स काफी बारीकी से समझ में आया होगा। मैंने फिर से बोला, लाइन को दिखाने के लिए हमें एंगल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर कर देते हैं, कह देते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है? लेकिन वेक्टर में दिखाने के लिए मुझे जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आप देखो वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। और जब डायरेक्शन की बात कहा जाएगा तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सेम डायरेक्शन कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। कितना डिग्री होगा? तो पैरेलल वेक्टर कब कहलाएगा? जब दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स में आ गए। ये two vectors are said to be parallel if they have same directions. If they have same directions, that means angle between them is 0 degree. कितना डिग्री? 0 डिग्री। उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। क्या कहलाएगा? बात समझ में आ गया होगा। अगला नंबर वर्ड्स आपको आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी नहीं पढ़ोगे, एंटी पढ़ोगे, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? एंटी वर्ड्स का मतलब होता है अपोजिट। एकदम एक एक वर्ड को पकड़ो। एंटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा। पैरेलल तो है लेकिन कैसा पैरेलल है?
उल्टा पैरेलल है। उल्टा पैरेलल का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब ये मान लो ए वेक्टर और ये मान लो बी वेक्टर। अब देखो अगर मैं एक लाइन को यहां से ले लूं और दूसरे लाइन को यहां से ले लूं तो दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है। इन दोनों के बीच का एंगल एक लाइन पर एंगल कितने डिग्री का होता है? 100। बहुत बारीकी से समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो रटने वाली प्रोसेस को दिमाग से ठीक है। अगर नीट और जेई करना है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना होगा। अब बोलो इन दोनों के बीच एक लाइन पर एंगल कितने डिग्री का होता था? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री का एंगल होता है तो बोलो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? बोलो तो थीटा इज इक्वल टू 180। अब 180 डिग्री पर अगर ये दो वेक्टर हैं तो आप इन्हें क्या कहोगे? क्या कहोगे? पैरेलल वेक्टर। क्या कहोगे? बात दिमाग में आ गया हो। 180 डिग्री पर है तो दोनों के दोनों क्या कराएंगे? पैरेलल के साथ एक वर्ड और लगाएंगे। क्या चीज? एंटी पैरेलल। क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे का क्या हो गया? अपोजिट हो गया। और ऐसे वेक्टर कौन वेक्टर कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। यही वेक्टर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? अगला नंबर वर्ड्स आपका आ जाता है क्या चीज का? इक्वल वेक्टर। अब यहां पर बात आ रही है किसका? इक्वल वेक्टर का। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर क्या होता है? फिर से मैं वही दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बोलो मैंने लिया बी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। मैं यहां बात कर रहा हूं, देखो समझोगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कौन वेक्टर का मैग्नीट्यूड? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कौन वेक्टर का मैग्नीट्यूड? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और साथ ही साथ डायरेक्शन पैरेलल हो। डायरेक्शन क्या हो? पैरेलल हो। मतलब थीटा इन दोनों के बीच का कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। यानी डायरेक्शन भी सेम हो। डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। अब जब डायरेक्शन सेम होगा बेटा तो ऐसे वेक्टर को कौन वेक्टर कहा जाएगा? इक्वल वेक्टर कहा जाएगा। यानी ए वेक्टर इक्वल टू कौन वेक्टर? बी वेक्टर। पॉइंट्स दिमाग में आना होगा। ए वेक्टर इक्वल टू कौन वेक्टर कहलाएगा? बी वेक्टर कहलाएगा। इसी में अगला वर्ड इसी से आता है निगेटिव ऑफ वेक्टर। कहीं कहीं पर निगेटिव वेक्टर भी लोग बोल देते हैं। मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं निगेटिव ऑफ वेक्टर की बात किया जाए, निगेटिव ऑफ वेक्टर की बात किया जाए या वेक्टर्स की बात किया जाए तो इसका मतलब क्या है? सपोज मान लो दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट्स को मैं बात कर रहा हूं, बार बार मैं बात कर रहा हूं इस पर कि समझना है। ए वेक्टर और कौन वेक्टर? बी वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? दो वेक्टर या उससे अधिक वेक्टर भी होंगे। लेकिन देखो अगर मैं ए और बी वेक्टर की बात करूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आपका होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट यहां आप खुद देख रहे हो क्या डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट टू कौन उधर है? डायरेक्शन अपोजिट टू कौन उधर है? डायरेक्शन एक दूसरे का ठीक उल्टा है। यानी अगर ए का डायरेक्शन इधर तो बी का डायरेक्शन इधर। मतलब यहां से आप कर सकते हो कि थीटा का मान कितना डिग्री पर होगा? 180 डिग्री पर होगा। एक दूसरे के साथ थीटा का मान कितना डिग्री पर होगा? लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? अच्छा मैग्नीट्यूड इक्वल तो आप खुद समझ रहे हो इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इक्वल तो हो जाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया निगेटिव ऑफ वेक्टर। यानी ए वेक्टर बराबर है आपका माइनस बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ बी वेक्टर या फिर बोल सकते हो बी वेक्टर इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। पढ़ने का तरीका याद आ गया? समझ में आ गया? ए वेक्टर इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। आप इसे इस रूप में क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। डन है? तो यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए? कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां के बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर। एक एक वेक्टर्स के बारे में हम लोग आज सीख लेंगे। अगला वर्ड आता है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर। ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? या कोलिनियर वेक्टर भी इसे कहते हैं। कोप्लेनर वेक्टर कह दो या कोलिनियर वेक्टर कह दो। कोप्लेनर वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? देखो कोप्लेनर
या कोलिनियर वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। अगर प्लेन की बात है तो एक प्लेन पे हो जाएगा, कोलिनियर पर बात करोगे तो एक ही लाइन पर हो जाएगा। अगर बहुत सारे वेक्टर, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, सबके सब अगर एक ही लाइन पर हो जाए, किस पर हो जाए? एक ही लाइन पर हो जाए। जस्ट लाइक दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द सी वेक्टर एंड दिस इज द डी वेक्टर। अगर टोटल के टोटल एक ही लाइन पर हो जाते हैं तो इन्हें क्या कर देंगे? कोलिनियर वेक्टर के नाम से बात समझ आ गया होगा। कौन वेक्टर के नाम जानेंगे? कोलिनियर वेक्टर के नाम जानेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन वेक्टर? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और कौन वेक्टर? बी वेक्टर। अगर एक ही लाइन पर हो जाते हैं तो इन्हें आप क्या कर दोगे? कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर कर दोगे? कोलिनियर वेक्टर कर दोगे। पॉइंट्स दिमाग में आ गया होगा। अगला नंबर वर्ड्स आपको आता है। अच्छा, एक और भी है कोप्लेनर वेक्टर को लिखने का एक तरीका। प्लेन में हम लोग दिखलाएंगे और प्लेन में कब दिखलाते हैं इसके लिए आगे मैं आपको एक रूल पढ़ाऊंगा जिसे क्लोज बॉक्स रूल के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर मैं वेक्टर बताऊंगा, इससे मैथ्स का टॉपिक है वो, लेकिन मैं बताऊंगा आपको इसी क्लास में। ठीक है, आपको वेक्टर का जब लास्ट करने जा रहा हूं तो मैं वहां पे बताऊंगा कि कोप्लेनर वेक्टर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो वहां पर भी आपको चर्चा किया जाएगा। अभी आप इतना ही जानो कि सभी के सभी वेक्टर जब एक ही लाइन से होंगे तो उन्हें कोलिनियर वेक्टर के नाम से जाने। अब एक वर्ड आता है कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट, करंट वर्ड को जानते हो? कनकरेंट का मतलब होता है, कन मींस होता है एक वर्ड, यहां से जान लो, कंसेंट्रिक वर्ड से बना है। कौन से वर्ड से बना है? कंसेंट्रिक वर्ड। यहां जो वर्ड है कंसेंट्रिक, और कंसेंट्रिक का मतलब देखो सीधी सी बात आता है सेंटर। सेंटर का मतलब क्या हम लोग समझते हैं? ऑरिजिन पॉइंट या ऑरिजिनेटिंग प्लेस, ऑरिजिनेटिंग स्पेस, यानी इसे ऑरिजिन कहा जाता है। यानी एक वैसा पॉइंट जहां से एक नहीं बल्कि कई वेक्टर प्रोड्यूस हो रहे। इस प्रकार से ये जो भी वेक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं सबका सब देखो एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे? सपोज मान लो दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द सी वेक्टर, दिस इज द डी वेक्टर, दिस इज द ई वेक्टर, एफ वेक्टर एंड जी वेक्टर एंड एच वेक्टर। मान लो ये सारे के सारे वेक्टर्स कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये सभी के सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे? कनकरेंट वेक्टर के नाम से जानेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या कहलाएंगे? कनकरेंट वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। डन है? तो कनकरेंट वेक्टर दिमाग में बातें सेट कर लो। कनकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से। अब देखो इसको लिखने का तरीका ये भी है कि एक ही पॉइंट से जब कई सारे वेक्टर लोकेट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हो। दिस इज द वाई वेक्टर, दिस इज द एक्स वेक्टर एंड दिस इज द जेड वेक्टर। या फिर अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से हो जाता है, जैसे ये मैंने कहा बढ़ाओ इसको बढ़ाओ, लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से, यहां से मैं बढ़ा दूं लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से, यहां से बढ़ा दूं लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही पॉइंट से जाकर के जुड़ता है, एक ही पॉइंट से जाकर के जुड़ता है, तो वे सारे वेक्टर क्या कहलाते हैं? कनकरेंट वेक्टर के नाम जाते हैं। यहां ले ये सब के सब कहां से जुड़ रहे हैं? लाइन ऑफ एक्शन सबका एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे? कनकरेंट वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। यानी हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 पॉइंट्स जो आज आपको बतलाया गया, यूनिट वेक्टर काफी बारीकी से आपको समझ में आया। इसके बाद मैंने आपको बताया पैरेलल वेक्टर, ये भी आपके दिमाग में आया। इसके बाद मैंने बताया आपको एंटी पैरेलल वेक्टर, ये भी आपको समझ में आया। एंटी पैरेलल के बाद आपको चला इक्वल वेक्टर, ये भी बात समझ में आया। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये भी बातें समझ में आई होगी। फिर मैंने बात किया कोप्लेनर वेक्टर की, ये भी बातें समझ में आई। फिर मैंने बात किया कनकरेंट वेक्टर की, ये भी बातें समझ में आई। और सबसे पहले मैंने अगले क्लास में आपको बात किया था कौन वेक्टर का? नल वेक्टर। तो ये वेक्टर के मूल रूप से टाइप्स हो गए, जिसे हमें पढ़ना जरूरी भी था और कहिए तो बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं था। इसमें से दो को मेन रूप से पढ़ना जरूरी था। किसको? एक नल वेक्टर को और दूसरा कौन वेक्टर को? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये बातें यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आपके पूरे दिमाग में आ गई।
अब मैं वाला अगले क्लास में जो बात करूंगा वो अगले क्लास में मेरा बात करूंगा क्या चीज पर, तो वेक्टर का एडिशन पर मैं बात करूंगा। एडिशन ऑफ किस पर, वेक्टर पर बात करूंगा। एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद फिर टॉपिक ले सकते हैं, तो आएगा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। उन सारे बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्लास में आप रेगुलर बने रहें और पर डे वीडियो को देखें, नोट्स जरूर बनाएं तथा अगर क्लास आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें। आज के लिए इतना ही।